वीडियो में आ जाएगा तो वहां से भी आप देख करके पॉइंट्स बना लीजिएगा। फटाफट हम आपको समझा देते हैं। इसमें क्या था, जैसे हम क्या पढ़ा थे, कोलेजन तंतु। अब बातें नहीं करो, फटाफट मुझे आगे भी पढ़ाना है, ठीक है। देखो कोलेजन तंतु की बात कर रहे हैं, क्या था सर, ये रंग में सफेद रंग का होता है इसलिए इसको श्वेत तंतु कहते हैं, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन का बना होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलेजन तंतु या कोलेजन फाइबर कहते हैं। ये संपूर्ण प्राणी जगत में मिलने वाला सर्वाधिक प्रोटीन है, यानी कि सर हम लोग जंतु हैं, प्राणी हैं, बिल्कुल हमारे अंदर प्रोटीन है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन के रूप में मिल रहा होगा वो कौन मिल रहा होगा, वही श्वेत तंतु यानी कि कोलेजन तंतु मिल रहा होगा। संपूर्ण संयोजी ऊतक का 1/3 भाग है, छूट रहा था ना, तो उधर कहाँ, अब सुनो कि सर ये अगर संयोजी ऊतक हो गया ये पूरा का पूरा, तो संयोजी ऊतक में 3 चीज होता है, हमको पता है ना, आधात्री होता है, कोशिका होता है और तंतु होता है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे संयोजी ऊतक का 1/3 भाग, मतलब कि सर 1 भाग 2 भाग 3 भाग कर दिया ना, इसका 1 भाग अकेला कौन होगा, यही वाला तंतु होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि वो 1/3 भाग जो होगा किसका बना होगा, कोलेजन तंतु का बना होगा। इसका पाचन, भाई अब प्रोटीन है तो पाचन किया जा सकता है, इसका पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और उसके बाद अगर इसको गर्म पानी में डाल के उबालोगे, या फिर गर्म पानी कहने का मतलब यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा अटपटा सा लिखा हुआ है, यहाँ पे गर्म नहीं लिखना चाहिए था, सीधा सीधा कि इन्हें पानी में उबालने पर, गर्म पानी है तो गर्म में अलग से उबालेंगे, ठीक है। इन्हें पानी में अगर उबाला जाएगा डाल करके तो ये पानी में घुल जाएगा, मतलब कि ये घुलनशील है, ठीक है, तंतु के रूप में नहीं रह जाएगा, उसमें घुल जाएगा ये। जैसे आपका चीनी सपोज, ठीक है, चीनी तो दाने के रूप में है, लेकिन जल में डाल के उसको घुलाएंगे तो वो घुल जाएगा ना, बस वही चीज। दूसरा था हमारा क्या, इलास्टिन तंतु, इलास्टिन था। अब इसी इलास्टिन को येलो इलास्टिक भी बोला जाता है, कारण सर ये किस रंग का होगा, पीले रंग का होगा, और ये इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको इलास्टिन तंतु या इलास्टिन फाइबर बोला जाता है। इनमें प्रत्यास्थता पाई जाती है, प्रत्यास्थता का मतलब कि सर तन्यता, खींचने पर ये फैलेगा रबड़ की तरह, ठीक है। अब देखो बहुत सारा हमारा शरीर का वो भाग है तो खींचने पर फैलता है, जैसे त्वचा भी खींचने पर क्या हो रही है, फैल रही है। तो त्वचा फैलने के लिए कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है, उपकला जिम्मेदार है। याद है कोई एक ऐसी उपकला थी, उस दिन भी बताया था कि सर खींचने पर वो फैलती है वो। तो बाबू सोचो कि अगर ऊपर से फैल रही है तो नीचे से भी फैलने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो वो कौन सा संयोजी ऊतक में ला करके देता है, वो कौन, ये एक तंतु है जो फैलने की ताकत देता है उसको। इसका पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम से होता है और ये पानी में घुलता नहीं है। 2 हो गया। एक तीसरा सर अगला जो है रेटिकुलिन तंतु या रेटिकुलेट तंतु बोलते हैं इसको। ये बना होता है रेटिकुलिन प्रोटीन का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और रेटिकुलर का मतलब होता है जाल, ठीक है, इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जाली का तंतु भी कहा जाता है। अत्यधिक साकित होते हैं, साकित मतलब सब नेटवर्क बना होगा इनका, पूरे ऐसे जाल की तरह चारों तरफ से फैले हुए होंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, साकित संरचना बोलते हैं, जिससे जाल जैसी संरचना बनती है। इनमें प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती, ये फैल नहीं सकते हैं, लसिका अंगों में ये उपस्थित होते हैं। कुछ ऐसे अंग होते हैं हमारे जिसको कहते हैं लसिकाव अंग या लसिका अंग। अब ये अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी कि लसिका अंग या लसिकाव अंग क्या है। ऐसे अंग जिसमें लसिकाणु होते हैं उनको कहते हैं लसिकाव अंग, ठीक है। जैसे आपका प्लीहा, लसिका गांठ। अब ये प्लीहा और लसिका गांठ रहने दीजिए, बस फिलहाल इतना दिमाग में रखिएगा कि सर ये प्लीहा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह, ग्रेवयार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कब्र समझते हो, इसमें लोगों को दफनाया जाता है, इसको बोलते हैं कब्र, कब्रगाह इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर ये रही प्लीहा, अब इसमें क्या होगा, रक्त जाएगा एक साइड से दूसरे साइड से निकल जाएगा, ठीक है। इसमें होते हैं कुछ महाभक्षाणु कोशिकाएं, हाँ बिल्कुल। वो करती क्या है सर, डेड सेल का पाचन कर देती है। वो कैसे पाचन करती है वो भी बताया था ना, कि उनके अंदर लाइसोसोम का भंडार होता है, ठीक है। अब जैसे ही रक्त जाएगा, रक्त में मिलने वाला हमारा आरबीसी जो होता है उसका जो औसत आयु होता है वो 120 दिन का, यानी कि मेरे अंदर आरबीसी है, सभी के अंदर है, 120 दिन के बाद वो मर जाएगा। तो मर जाएगा तो क्या मरा हुआ आरबीसी मेरे अंदर है, नहीं, उनका पाचन कर दिया जाता है, उनको भेजा जाता है किसमें, प्लीहा में। अब प्लीहा में जैसे जाएगा तो प्लीहा में बैठा हुआ है मैक्रोफेज,
और जितना भी डेड वाला है आरबीसी उसको पकड़ के वहीं पे पाचन कर देगा, और यहाँ से जो निकलेगा एकदम जीवित वाला निकलेगा। गया था मरा हुआ भी, जिंदा भी, लेकिन वहां से निकलेगा कौन? जो जीवित होगा। ठीक है, अब रह गया लस्सी का गांठ। सर लस्सी बिल्कुल दोनों जाएंगे। हाँ नहीं, उसका काम ही है, मैक्रोफेज का काम बताया था ना, क्या करते हैं सर? डेड सेल को पाचन करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। ये मत सोचना कि सर वो मारते हैं, नहीं, वो पाचन करते हैं। बिल्कुल, जितने भी मरे हुए हैं, या तो फिर मान लिया जाए कि सर हमारे अंदर एंटीबॉडी है, ठीक है एंटीबॉडी है, मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, एंटीबॉडी क्या करेगा सर? उसको निष्क्रिय कर देगा। एंटीबॉडी मारता नहीं है, उसको निष्क्रिय कर देगा, उसकी ताकत खत्म कर देगा एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे सर ये एक वायरस है, ये मेरा कोई अंग, इस अंग के अंदर सर ये वायरस चला गया, ठीक है, बाजू में बैठा हुआ है, ये रहा हमारा एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी इसके साथ पहले जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद इसको कर देगा निष्क्रिय, अब ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर बगल में सर मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज क्या करेगा? इसको अपने साथ जोड़ेगा, पाचन कर देगा, काम खत्म। तो सबका काम अलग अलग है। एंटीबॉडी निष्क्रिय करता है, ठीक है, जबकि मैक्रोफेज उसका पाचन करता है। अब रह गया लस्सी का गांठ। सर ये लस्सी का गांठ क्या होती है? तो लस्सिका को दौड़ाने के लिए, जैसे हमारे अंदर रक्त को दौड़ाने के लिए क्या होती है? रक्त नलिका होती है, वैसे लस्सिका की भी नलिका होती है। और लस्सिका की जो नलिका होती है वो जगह जगह पे गांठ के रूप में होती है, और सबसे ज्यादा ये गांठ हमारे पैरों में पाई जाती है। ठीक है, तो लस्सिका गांठ में भी कहीं ना कहीं पाया जाता है कौन? जाली का तंतु पाया जाता है। लस्सिका गांठ से जुड़ा हुआ एक रोग पढ़ेंगे हम लोग, हाथी पांव। ठीक है, एक बुचेरेरिया नाम का कृमि है, वो बुचेरेरिया कृमि अगर आपके शरीर में चला गया तो वो जा करके अपना प्रभाव इसी लस्सिका के गांठ पर दिखाता है, जिस कारण से लस्सिका गांठ फूलने लगता है। और जब लस्सिका गांठ फूलने लगेगा तो आपका पैर भी क्या हो जाएगा? फूलने लगेगा, हो जाता है हाथिया पांव। हाँ बिल्कुल, प्लीहा में हमेशा रक्त आता जाता रहता है, नहीं जाता रहेगा तो उसमें रक्त में जो हमारा डेड आरबीसी है उसका पाचन कैसे हो? ठीक है, जैसे देखो लस्सिका इधर जैसे आपका प्लीहा में जाता है रक्त हमारा, वैसे हमारा रक्त किडनी में भी जाता है। क्यों? क्योंकि सर मेरे अंदर जो काम हो रहा है, जहां जहां काम हो रहा है, रक्त क्या कर रहा है? रक्त अपने साथ पोषण ले लिया, अब पोषण ले करके घूम रहा है पूरे बॉडी में। मतलब एक तरह से मान लो ना कि शादी विवाह में 5 लग गया है, आदमी बैठ गया, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं सर? बाल्टी लेके सब्जी 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 किए जा रहे हैं। ठीक है, अब जिसको जरूरत है हाँ भी चाहिए, लो हो गया। आपने संग एक और रखे हुए टीम का जो खा लिया, अगर पत्तल भी उठाना है, ठीक है, मेरी टीम का वो भी मेंबर है, बात समझ में आ गया? तो रक्त क्या करता है कि अपने साथ पोषणीय पदार्थ भी लेके चल रहा है, जिसको चाहिए उसको दे दिया, और जिसने अपना काम खत्म कर लिया उसका वहां से उठा भी लिया। तो मतलब मेरे साथ जो चल रहा है वो क्या करेगा? अपशिष्ट को उठा भी लेगा। तो वैसे ही रक्त है, जहां जहां जाएगा जिसको जरूरत है उसको दे देगा भोजन, ठीक है, और जिसने भोजन कर लिया तो भोजन करेगा तो क्या बनाएगा? अपशिष्ट बनाएगा, उसका अपशिष्ट भी क्या करेगा? वहां से उठा लेगा। ठीक है, आप दोनों आदमी क्या करेंगे? दोनों आदमी जाएंगे फिर जगह पे जाके क्या करेंगे? चौकी होगा जहाँ पे सब कुछ रखना है वहां रख देंगे, अब वो क्या करेगा? ले जा करके कहीं कचरा वाले डब्बा में फेंक देगा। तो वो कौन है? हमारा किडनी। ठीक है, वो किडनी में जाएगा। हाँ, वो किडनी में सारा रक्त कहाँ पे जाएगा? एक रास्ते से घूमते हुए किडनी में। किडनी क्या है? डस्टबिन है। अब वो डस्टबिन की तरह क्या करेगा? रक्त में जितना भी अपशिष्ट उधर से लेकर के आया है सबको छान करके भेज देगा आगे। कहाँ भेज देगा सर? मूत्राशय में भेज देगा, और वापस रक्त को वहां से निकाल करके फिर बाहर कर दिया जाएगा। फिर रक्त वही सर्कुलेशन करता रहेगा, एक तरफ से लिया, पूरा लोड किया अपने अंदर, गया, देता गया, सब कुछ खाली कर दिया, फिर उधर से क्या लेकर के? अपशिष्ट कहाँ गया? किडनी में। किडनी में सारा अपशिष्ट छोड़ देगा, ब्लड एकदम क्या हो गया? फ्रेश हो गया। इसीलिए किडनी को क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेशन, है ना? तो वो फिल्टर है, किसका फिल्टर है? तो हमारे ब्लड के लिए वो एक तरह का क्या है? फिल्टर है। ब्लड उसमें जाएगा, जितना भी कचरा लेके गया है ब्लड सब वहीं पे छान करके छोड़ देगा, ब्लड एकदम फ्रेश। अनहैबिचुअल खाना पीना, अनहाइजेनिक खाना पीना, और ज्यादा से ज्यादा तेल मसाला खाना, उन समय के लिए जिम्मेदार होते हैं लोग। अब जिनको हुआ है ना उनसे पूछिएगा कि उनकी आप ही का हुआ है तो तेल मसाला के लिए आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहते होंगे। हाँ तो ठीक है, अब आप खाओगे तेल मसाला तो थोड़ी सी समस्या होगी आपको। हालांकि आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आपको उतनी ज्यादा समस्या हो, अगर ये बड़े लोगों को होता तो थोड़ी सी समस्या ज्यादा होती। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जरा। चलो अब शुरू करें हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे थे हम लोग? संयोजी ऊतक पढ़ रहे थे। संयोजी ऊतक में हमने देखा था कि सर संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक को कहते हैं वास्तविक और एक को कहते हैं विशिष्ट। इसके पीछे का कारण बता दिए थे, फिर बतिया रही हो।
कुछ नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमें। सर वास्तविक और विशिष्ट इन दोनों में अंतर एक बात का होता है कि वास्तविक में अधात्री है, अधात्री के साथ साथ कोशिका है और तंतु है, इसलिए सर ये वास्तविक है। और यहाँ पर इनके अलावा कौन मिलता है? सॉल्ट होता है, लवण होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसी कारण से ये क्या हो जाता है? विशिष्ट हो जाता है। अब इसको छोड़ करके हम सीधा सीधा पढ़ना चालू करते हैं किसको? वास्तविक को। तो वास्तविक में मैंने एक कहानी आपको बताई थी, है ना, कि सर एक बहुत ज्यादा ढीला ढाला था और एक बहुत ज्यादा सघन था, ठीक है। नहीं आए थे आप उस दिन भी, ठीक है। सुनो, अब ज्यादा तो नहीं कह रहे कुछ भी। देखो सर ये एक कोशिका या एक हमारा ऊतक हो गया, इसमें सर ये कोशिकाएं मिल रही हैं। खुद से देखिए एक बार में समझ में आएगा। उस दिन थोड़ा बढ़िया से बनाया था, आज थोड़ा शॉर्ट में बना देते। ये हमारा कोशिका हो गया, इस कोशिका के अंदर ये आधात्री हो गया। बातें नहीं करिए। और इसके अंदर ये तंतुएं हो गए, ठीक है। अब एक और यहां बना देते हैं सर, एक और ऊतक, इसके अंदर कोशिकाएं मिल रही हैं। ये आधात्री हो गया और ये तंतु। अब दोनों को देखने के बाद लग रहा है ना कि सर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है, और एक क्या है आपका? पतला है। यानी कि कहने का मतलब कि सर ये जो आपके संयोजी ऊतक है, कौन से? वास्तविक वाले। ये होते हैं दो प्रकार के। एक को नाम दिया जाता है ढीला वास्तविक संयोजी ऊतक, एक को नाम देते हैं सघन वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। तो ढीला वास्तविक संयोजी ऊतक और सघन वास्तविक संयोजी ऊतक। अब इस ढीला को क्या बोलते हैं हम लोग? लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला था हमने? डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। वास्तविक का मतलब होता है प्रॉपर, और ढीला के लिए हमने कहीं ना कहीं लूज और सघन के लिए डेंस वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। यहां तक। अब आगे सुनना, हम इन दोनों में से सबसे पहले देखिए किसकी बात कर रहे हैं? सघन है और ढीला है। सबसे पहले हम सघन की बात करते हैं। सघन वास्तविक संयोजी, ये वापस से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सघन वास्तविक संयोजी ऊतक भी वापस से दो प्रकार के। कौन कौन से? हमने बोला था पढ़ के आने के लिए, हमने खुद बोला था पढ़ के आने के लिए भाई, कि सघन भी पढ़ करके आइएगा। सघन भी दो प्रकार का है और दोनों दो प्रकार का, सघन और ढीला दोनों दो प्रकार का है। बताइए, गलत बात है? नहीं नहीं नहीं, आपकी बात छोड़ दीजिए, बाकी लोग तो थे ना, बाकी लोग बताइए। जल्दी, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई बंद है सबका। बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। हाँ, अच्छा, कहाँ से पढ़ेंगे? एक काम करते हैं ना, अगली बार से हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं पूरी तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे अगली बार से। वो सब कुछ आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। अब बस उस समय कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ से आप क्या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हम अपना एक सीक्वेंस बना के चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। अभी तक आपको किसी भी चैप्टर में आसान है, हाँ शुरुआत में लगता है कि सर बहुत बड़ा है, लेकिन लास्ट खत्म होते होते समझ में आ जाता है कि नहीं चलो इतना इस तरीके से है, एक डायग्रामेटिक तरीका मिल जाता है आपको। एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
एनसीईआरटी का एक पार्ट यहाँ पे होता है, दूसरा पार्ट उसके तीसरे पन्ने पे होता है, और हम लोग पहले उसको स्टडी किया हुआ है। स्टडी करके हमें पता है कि इस वाले के साथ तीसरे पन्ने वाले पॉइंट को भी यहीं पे पढ़ाना है, उस तरीके से पढ़ाते हैं। तो अब तनिक भी ध्यान नहीं लगाते, सब कुछ उसी में है, बशर्ते आगे पीछे है। कहीं पे अंतराली है क्या, एरियोली है क्या, या एरियोलर टिश्यू है? बढ़िया से पढ़ लिया आपने संयोजी ऊतक को? हमारे हिसाब से तो है। हाँ, या अंतराली ऊतक है? नहीं, अंतराली संधि तो वो उसी में था, उपकला में था। हमारे हिसाब से तो यही है। हाँ वो तो है, वो तो उसके प्रकार में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, पहले आपको ना इसका हम डायग्राम बना के देते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको एक डायग्राम बना के दे देता हूँ। रुक जाइए। एक सेकंड। आपको ना पहले हम डायग्राम बना के देते हैं, वो डायग्राम रहेगा तो आप लोग थोड़ा सा श्योर रहिएगा। हाँ उसमें जो चलना होता है उसे एंथरेडियम कहते हैं। एंथरेडियम और आर्किगोनियम होता है। वही हाँ, और इसका वो क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। अच्छा, आर्किगोनियम नहीं होता है। हाँ, आर्किगोनियम होता है। हाँ, चलो पहले ना एक हम आपको डायग्राम बना के देते हैं। चलो देखो, पहले हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, पूरा का पूरा आपको डायग्राम बना करके दे रहे हैं, समझिएगा। हाँ, सबसे पहले संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसके हमने कितने प्रकार देखे? 2। देखिए, सबसे पहला हमने की बात करते हैं इसका ढीला, हाँ, संयोजी ऊतक
अरे हम एक डायग्राम बना रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ए दूसरा क्या था? सघन संयोजी ऊतक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मानोगे नहीं सब? हाँ, अरे भूला नहीं मैं, हम उसमें से संयोजी ऊतक में कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा पढ़ना शुरू किए थे? बस वास्तविक का एक प्रकार है। इतना कंफ्यूजन है आप लोगों में तो कहिए ना, हम लिख देते हैं। ये कौन सा है? वास्तविक वाला है बाबू, ठीक है। चलो वास्तविक का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। एक बार में लगता है कि इसी बोर्ड में सब कुछ हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आजा, कहाँ चल जा रहा है भाई? चलो अब देखिए, देखो सर हम किसका पढ़ रहे हो? वास्तविक का पढ़ रहे हो। वास्तविक में कहीं ना कहीं सर पहला हमको समझ में आया ढीला सघन। ढीला सघन में क्या अंतर है हमको समझ में आ गया है, ठीक है। और इस वास्तविक संयोजी ऊतक की बात करेंगे तो क्या क्या चीज मिलेगा इसमें? तो कहीं ना कहीं आधात्री होगा, कोशिका होगा, तंतु होगा, ठीक है। बाकी अगर जब विशिष्ट की बात करेंगे उस समय क्या आ जाएगा? उसमें लवण भी आ जाएगा। चलो पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। तो सर ये बटे हैं दो भाग में, ढीला और सघन। जो ढीला होगा वो ढीला है और जो सघन होगा वो क्या है? सघन है, गाढ़ा है। अब जो ये ढीला होता है ना, इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहला देख, अंतराली ऊतक, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। दूसरा वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू। शायद देख लेना अगर हो तो हो, यही है ना? चल ठीक, हाँ बिल्कुल। दूसरा इधर अगर आ जाए हम लोग सघन वाले में आ जाए, इधर का समझ में आ गया, ठीक है। अब जो ये सघन होता है बाबू, ये सघन भी है दो प्रकार का। एक को कहते हैं नियमित सघन संयोजी ऊतक, ठीक है। एक को कहते हैं अनियमित सघन संयोजी ऊतक, ठीक है। इसको कहते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और इसको कहते हैं हम लोग इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है, समझना है पहले इसको, जब तक हमारे पास डायग्राम नहीं होगा कंफ्यूज हो जाओगे सभी लोग। क्या पढ़ रहे हैं सर? संयोजी ऊतक। संयोजी में भी कौन सा? वास्तविक, जिसमें आधात्री, कोशिका और तंतु। ठीक है, फिर कहा सर ये दो प्रकार का है, एक ढीला ढाला है और एक क्या होगा? सघन होगा। अब खुद से सोचो कि जो ढीला ढाला होगा वो थोड़ा सा लचीला होगा, ठीक है, जो सघन होगा वो क्या होगा सर? दृढ़ होगा, दृढ़ता देगा। यहां से तो समझ में आ रहा है एक पॉइंट, ठीक है। अब जब आएगा तो देखेंगे उस समय। फिर एक है सर अंतराली ऊतक, एक है वसा ऊतक। क्या मैंने आपको ये वसा ऊतक पढ़ा दिया है क्या? तो वसा ऊतक मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बोला था ना मैं? हाँ वही है, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ बातें हम पहले ही पढ़ ले रहे हैं, जब वहां पर आएगा तो सीधा यही बोलेंगे कि हम पढ़ चुके हैं। वसा ऊतक, वसा कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक को क्या बोला था? एकल गोलकी। दूसरे को क्या बोला था? बहुगोलकी। एक को क्या बोला था? श्वेत। एक को क्या बोला था? भूरी। श्वेत कहाँ पर मिलता है? सील के त्वचा के नीचे ब्लबर के रूप में। सील का जो त्वचा होता है उसके नीचे जो पीला वाला जो चर्बी था उसको ब्लबर कहते हैं। ब्लबर, ब्लबर, BLUBBER, ब्लबर के रूप में मिलता है। ठीक है, ये क्या करता है सर? उष्मा के प्रति अचालकता दिखाता है। ऊंट के हम्प के नीचे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भूरी वाला कहाँ था सर? नवजात शिशु के त्वचा के नीचे पाया जाता है। और वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाने का काम करता है। खत्म हो गया, ये तो वहीं पे पढ़ चुके हैं। पढ़ना किसको है? अंतराली को। पढ़ेंगे अंतराली को, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन है सर? सघन। ये पूरा एकदम क्या होगा? सघन होगा। इसके साथ साथ सर ये दो प्रकार होगा, एक होगा नियमित, दूसरा होगा अनियमित। चलो हम इसको पढ़ेंगे पहले अंतराली को। हम इसमें से ना इन दोनों का मतलब यहीं पे समझा देते हैं। देखो कहाँ गया जी? ऑब्जेक्ट्स एडेड सक्सेसफुली, तो केन है। अबे केने जा रहा है, होने कहीं होगा, हिलडुल भी ना रहा है। अच्छा एक मिनट, अब हिलडुल करेगा। चल भाई ये बीच में तू आ। हाँ ऐसे भी बैठ के बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में मुझे। हाँ तो पता चलेगा कौन दुनिया में है वो। नहीं हो जाएगा। चलो अब जरा समझना। अब देखना ध्यान से कि सर ये वाला जो है ये, चलो हमारा हो गया कौन सा? नियमित का, और ये अनियमित का। समझने की कोशिश करिएगा कि क्या इसमें चल रहा है। इधर हम इस अंतराली को पढ़ाएंगे अभी ना, पहले इसको हम जरा फील कर लेते हैं। सर सघन है तो क्या होगा? गाढ़ा तो होगा ही होगा। ये अंतराली की भी बात नहीं कर रहे हैं। सघन तो दोनों है, तो सघन तो होगा ही होगा। ठीक है सर, ये भी सघन है और ये भी सघन है। ठीक है, ये इसकी तंतुएं हो गई। ठीक है, उसके बाद अधात्री खुद से समझ लो। अधात्री भी कहीं कहीं दिखा देते हैं। अधात्री तो अधात्री है। अधात्री पे डिस्कस करना है, कर लेना लास्ट में।
अच्छा, इन दोनों में से देख के बताओ कि कौन लग रहा है कि सर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है। समझ आ गया? तो सर ये क्या हो जाएगा? नियमित हो जाएगा। एक और कौनो नियम कानून नहीं समझ में आ रहा था, ये क्या कहलाएगा? अनियमित कहलाएगा। चलो, इन दोनों में अंतर तो एक बात का समझ में आ गया कि सर जो सघन वाला है, सघन तो दोनों हैं, गाढ़े तो दोनों हैं, लेकिन एक क्या है एकदम नियमित तरीके से लगे हुए, दूसरे क्या है अनियमित तरीके से लगे हुए। ठीक है, चलो ये सभी बातें हमने समझ ली। अब रह जाता है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अब सर इसका नियमित का एग्जाम्पल और अनियमित का एग्जाम्पल मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग। ठीक है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद इस अंतराली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इन द सेंस पढ़ लीजिएगा। 1 2 3 पढ़ने के लिए वापस से दिया है, तीनों को है बुक में। छुट्टी किस बात का है आप लोग? अभी